वेलकम टू स्कूल वाला। दिस इज मी रिचा, योर पॉलिटिकल साइंस मेंटोर। तो अभी तक के इस चैप्टर में, दैट इज द कोल्ड वॉर एरा में, हमने कई सारे एस्पेक्ट से ऑलरेडी डील कर लिया है। सबसे पहले तो हमने कोल्ड वॉर के बारे में ही अपनी पहली वीडियो में डिस्कस किया था, करेक्ट। तो अगर आपको कोल्ड वॉर के बारे में समझना है कि क्या था कोल्ड वॉर, तो आप पहली वीडियो को मेरे रेफर कर सकते हैं। हमने फिर अपने पिछली वीडियो में ही, दैट इज द सेकेंड वीडियो, उसमें हमने सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक से डील किया है इस चैप्टर के, दैट इज द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, ठीक है। और भी कई सारे एस्पेक्ट से हमने द कोल्ड वॉर एरा के डिस्कस किया है पिछली वीडियो में। सो इफ यू वांट टू नो अबाउट दैट, और हमने एक क्वेश्चन भी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी उसमें डील किया है जो कि आपके एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको जानना है, सो आप क्या कर सकते हैं, पिछली वीडियो को मेरे रेफर कर सकते हैं। सो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे द एरिनाज ऑफ द कोल्ड वॉर। आप अपने बुक में भी देख रहे होंगे, ये जो टॉपिक है वो है, ठीक है। तो इसमें भी कुछ कुछ एस्पेक्ट्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको कि हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अरीनास का मतलब ही पहले हम समझ लेते हैं। अरीनास का मतलब होता है बैटल फील्ड, ठीक है। अगर हम हिंदी में बोलेंगे तो हम बोल सकते हैं रणभूमि, ठीक है। तो बैटल फील्ड मतलब जहां पे एक ऐसा फील्ड है जहां पे लड़ाई होती है, या फिर रणभूमि मतलब आपने महाभारत में देखा होगा कि किस तरीके से कौरवास जो थे और जो पांडवास थे वो एक बैटल फील्ड में लड़ रहे थे, मतलब वो रणभूमि थी, भूमि जहां पे, वहां पे फाइट्स हो रही थी, करेक्ट। तो इसीलिए हम यहाँ पे एरिनास का मतलब बैटल फील्ड ही समझेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे भी दोनों जो सुपर पावर्स थे वो भी कहीं ना कहीं वॉर जैसा सिचुएशन जो है वो मतलब क्रिएट हो सकती थी, ठीक है। क्योंकि उनके टाइम एंड अगेन कई सारे जगहों पे फाइट्स जो थे वो हमेशा चलते रहते थे। तो इसीलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि अरीनाज ऑफ द कोल्ड वॉर, कि किस किस जगहों पर ऐसा सिचुएशन आया कि कोल्ड वॉर के टाइम में, मतलब बैटल फील्ड जैसे सिचुएशन आया, मतलब वहां पे लड़ाई जो थी दोनों सुपर पावर्स के बीच में देखने को हमें मिल रही थी। तो हमने चैप्टर को पढ़ा था, कोल्ड वॉर के बारे में जाना था, उसके बाद ही हमने डील किया था क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बारे में। जब हमने पहले कोल्ड वॉर के बारे में पढ़ा था, उसके बाद ही चैप्टर को जैसे ही हमने स्टार्ट किया, हमने सबसे पहले पढ़ा क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बारे में, करेक्ट। तो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस ही एक ऐसा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हम देख सकते हैं कोल्ड वॉर का, ठीक है। और अदरवाइज अगर आप कोल्ड वॉर का ड्यूरेशन देखेंगे तो वहां पे कोई भी ऐसी मतलब बोल सकते हैं कि ऐसी कोई भी सिचुएशन या फिर ऐसी कोई भी क्राइसिस हमें नहीं देखने को मिली जो कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जो थी वो हमें देखने को वहां पे मिली थी। क्योंकि वहां पे सिचुएशन ऐसी थी कि बस वॉर होते होते रह गया था। इसीलिए अगर हम कोल्ड वॉर में देखेंगे तो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जो है वो ही एक तरीके से हमें बहुत ही मेजर जो फाइट बोल सकते हैं दोनों सुपर पावर्स के बीच में देखने को मिलेगी, ठीक है। सो द टू सुपर पावर्स वेयर पोइज्ड फॉर डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशंस इन कोरिया, ठीक है, बर्लिन एंड द कॉन्गो, ठीक है। अगर हम देखेंगे तो दोनों ही सुपर पावर्स के बीच में यहाँ पे भी मतलब क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बाद भी, क्योंकि इनके बीच में क्या था कि इनके दिमाग में एक तरीके से यही था, ठीक है, कि वॉर नहीं, मतलब वॉर जैसे सिचुएशन हमेशा से क्या थी, वो क्रिएट होती थी। वॉर नहीं करना है, लेकिन वॉर जैसा सिचुएशन जो था दोनों ही सुपर पावर्स के बीच में हमेशा से क्या था, वो क्रिएट होती ही रहती थी। इसलिए वो क्या करते थे, हमेशा लड़ने के लिए रेडी ही रहते थे। तो जैसे कि ये जो कंट्रीज है, जैसे कि कोरिया हो गया, यहाँ पे ड्यूरेशन अगर आप देखेंगे 1950 से लेके 1953 के बीच में आप देखेंगे तो वहां पे भी वो हमेशा वो रेडी ही थे कि अब बस उनको लड़ाई जो है वो करनी ही है, ठीक है। बर्लिन में भी आप देखेंगे 1958 से लेके 62 तक के बीच में आप देखेंगे बर्लिन में भी इन दोनों सुपर पावर्स के बीच में वहां पे भी ऐसा सिचुएशन था कि बस लड़ाई करनी ही है इनको, ठीक है। कोंगो में भी अर्ली 1960s में देखेंगे तो भी आपको वो देखने को मिलेगा। इन द सेवरल अदर प्लेसेस ऑल्सो, कई सारे और भी कंट्रीज थे जहां पे ये जो सुपर पावर्स थे और इनके अलाइज जो थे वो क्या थे, लड़ने के लिए रेडी ही थे, ठीक। क्राइसिस डीपेंड,
अब ये जो क्राइसिस था, ये जो लड़ने का इनका हमेशा से रहता था कि इनको लड़ाई करनी ही है, मतलब हमेशा से इनके दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट टेंशंस जो रहती थी, इनको लड़ाई करनी है, इसके वजह से नीदर ऑफ द पार्टीज इन्वॉल्व वॉज विलिंग टू बैक डाउन। मतलब दोनों ही जो पार्टीज थे, दोनों ही जो सुपर पावर्स थे, वो अपने आप को स्टेप बैक करने का सोच ही नहीं रहते, हमेशा फ्रंट फुट पे क्या करते थे, वो लड़ने के लिए रेडी ही रहते थे। ठीक है, इस वजह से कंट्रीज लाइक कोरिया, वियतनाम और अफगानिस्तान में कई सारी जानों से इन्हें क्या करना पड़ा कि कई सारे जान जो थे वो गंवाना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने क्या किया था, फाइट जैसी, मतलब बैटल फील्ड में उन्होंने क्या किया था, लड़ाई जो था वो किया था, और इस वजह से कोरिया, वियतनाम और अफगानी जैसे देशों में कई सारी जो लाइफ्स थी उनको गंवाना पड़ा था। ठीक है, बट द वर्ल्ड वॉज स्पेयर्ड अ न्यूक्लियर वॉर एंड ग्लोबल हॉस्टिलिटीज। लेकिन उसके बावजूद भी सिर्फ लड़ाई ही होती थी, लेकिन ऐसी बहुत बड़ी लड़ाई नहीं हो जाती थी जो कि वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में जो हुआ था, उसमें जो सिचुएशंस थी वैसी लड़ाइयां नहीं होती थी जिससे कि दुनिया में एक तरीके से न्यूक्लियर जो वॉर था वो दोबारा से हो। ठीक, sometimes countries outside the two blocks, for example the non-aligned countries, played a role in reducing cold war conflicts and averting some grave crisis। क्या होता था कि जो नॉन अलाइंड मूवमेंट जो चला रही थी कंट्रीज, ठीक है, तो वो जो कंट्रीज होती थी वो बहुत ही मेजर रोल उन्होंने प्ले किया था कोल्ड वॉर के टाइम में। ठीक है, वो क्या करती थी, वो एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट जो दोनों सुपर पावर्स के बीच में थी या उनके अलाइंड कंट्रीज के बीच में थी, वो क्या करते थे, उनको रिड्यूस करने का हमेशा से ट्राई करते थे। ठीक है, तो इसके वजह से क्या होता था, जो ग्रेव क्राइसिस होते थे, जो बहुत ही ज्यादा बोल सकते हैं कि ऐसा था कि बस हो ही जाएगा वॉर, तो वैसे जो क्राइसिस थे उनसे वो बच जाते थे। ठीक है, तो वो जो क्राइसिस थे वो नहीं हो पाते थे। क्यों नहीं हो पाते थे, क्योंकि ये जो नॉन अलाइंड कंट्रीज होती हैं, दैट इज नॉन अलाइंड का मतलब क्या होता है, वो ना ही सुपर पावर्स को अपोज करती हैं और ना ही उनको सपोर्ट करती हैं। करेक्ट, तो ये जो कंट्रीज होती थी ये हमेशा से एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये कोल्ड वॉर को हमेशा से बहुत ही ज्यादा ग्रेव क्राइसिस होने से उन्होंने कोल्ड वॉर में बचाया था इन सुपर पावर्स को। ठीक, जवाहरलाल जो नेहरू हैं वो वन ऑफ द की लीडर्स ऑफ द नैम है, दैट इज द नॉन अलाइंड मूवमेंट के ये बहुत ही एक तरीके से बोल सकते हैं मेजर लीडर थे। ठीक है, प्लेड अ क्रूशियल रोल इन मेडिएटिंग बिटवीन द टू कोरियाज, और इन्होंने क्या किया था, बहुत ही मेजर रोल प्ले किया था दो कंट्रीज के बीच में, दो कोरियाज के बीच में, दैट इज द साउथ कोरिया एंड द नॉर्थ कोरिया। एक मीडिएटर का इन्होंने रोल प्ले किया था वहां पे। ठीक है, दोनों को क्या किया था, समझौता करवाया था, दोनों से क्या किया था उन्होंने, उनको भी समझाया, इनको भी समझाया, और इस वजह से बोल सकते हैं हम कि इन दोनों कंट्रीज में भी कॉन्फ्लिक्ट होने से बहुत ही बड़ा बच गए थे ये लोग। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू ने इसमें एक बहुत ही मेजर रोल जो है वो प्ले किया था। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे। In the Congo crisis, the United Nations Secretary General played a key mediatory role। मतलब कि जो यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल थे उन्होंने कॉन्गो क्राइसिस में एक बहुत ही मेजर रोल प्ले किया था, बहुत ही की रोल प्ले किया था, मतलब इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। किसके लिए, एक मीडिएटर उन्होंने क्या किया था, वो बने थे, जो कि दोनों ही देशों में उन्होंने क्या किया था, वो समझौता कराया था। कब, कॉन्गो क्राइसिस में। ठीक, by and large it was the realization on a superpower's part that war by all means should be avoided। उनका ये मतलब बाद में रियलाइजेशन हुआ कि जो वॉर जो है उसको उन्हें अवॉइड करना है, वॉर जो है वो नहीं करना है। ठीक है, that made them exercise restraint and behave more responsibly in the international affairs। इसके वजह से जब उन्होंने ये रियलाइजेशन किया, ठीक है, दोनों सुपर पावर्स ने, इसके वजह से इन्होंने बाय ऑल मींस इन्होंने क्या किया, वॉर होने से अवॉइड किया, मतलब वॉर जो है उन्हें नहीं करना है, और एक्सरसाइज किया रेस्ट्रेंट को, और बहुत ही ज्यादा बोल सकते हैं समझदारी के साथ उन्होंने इंटरनेशनल अफेयर्स में कॉन्ट्रीब्यूशन अपना दिया। ठीक है, however since the cold war did not eliminate rivalries between the two alliances,
फिर भी इतने सोच समझ के बाद भी कहीं ना कहीं कोल्ड वॉर जो था उनके बीच में वो जो राइवलरी वाली जो फीलिंग थी ना दोनों सुपर पावर्स के बीच में, उसको खत्म नहीं किया था, और उनके अलायंसेस के भी बीच में म्यूचुअल सस्पिशंस लेड देम टू आर्म देमसेल्व्स टू द टीथ एंड कॉन्स्टेंटली प्रिपेयर फॉर वॉर, और वो हमेशा एक वॉर के लिए रेडी ही रहते थे। ठीक है, huge stocks of arms were considered necessary to prevent war from taking place। वो क्या करते थे, आर्म्स वगैरह जो वेपन्स वगैरह रहते थे स्टॉक में उन्होंने भर के रखा हुआ था कि ऐसी कोई भी सिचुएशन आती है जिसमें कि वॉर हो सकता है तो हम फटाक से क्या करेंगे, रिवर्ट करेंगे। ठीक है, were considered necessary to prevent वॉर्स फ्रॉम टेकिंग प्लेस। तो वो ह्यूज जो स्टॉक्स वगैरह रखे रहते थे आर्म्स का, जिससे कि वॉर होने से वो क्या करें, मतलब अपने आप को बचा पाए। ठीक है, जैसे दूसरी कंट्री के वो भी न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह उनके पास भी है, तो ये भी स्टॉक में न्यूक्लियर वेपन्स जो थे वो रखे रहते थे, जिसमें कि वो वॉर के टाइम में जब वॉर जैसे सिचुएशन क्रिएट हो जाए तो वो बच सके। ठीक है, The two sides understood that war might occur in spite of the restraint। ठीक है, restraint के बावजूद भी दोनों जो कंट्रीज थे वो क्या करते थे, एक तरीके से उनके दिमाग में ये रह ही गया था कि जो इसके बावजूद भी, रेस्ट्रेंट के बावजूद भी वॉर जो है वो हो ही सकता है, मतलब लड़ाई जो है वो हो ही सकती है, युद्ध। ठीक है, they might misunderstand the intentions of the other side। ठीक है, besides what if there was a nuclear accident? क्या अगर न्यूक्लियर एक्सीडेंट हो गया तो what would happen if someone fired off a nuclear weapon by mistake? अगर किसी ने न्यूक्लियर वेपन क्या किया, बाय मिस्टेक फायर कर दिया। और if a soldier mischievously shot off a weapon deliberately to start a war, ठीक है, वो अपने मनमानी से उसने क्या किया, डेलिबरेटली मतलब या फिर मिस्चीव करने के लिए उसने क्या किया, कोई भी वेपन को क्या किया, उसने फेंक दिया। अगर ऐसा हो गया तो ठीक है, वो इनके दिमाग में एक तरीके से मिसकंसेप्शन या फिर बोल सकते हैं मिसअंडरस्टैंड उन्होंने कर लिया था मतलब सामने वाली कंट्री को या फिर अदर साइड को, कि ऐसे सिचुएशंस हो गई तो व्हाट इफ एन एक्सीडेंट ओकर्ड विद अ न्यूक्लियर वेपन, अगर न्यूक्लियर वेपन के साथ ही कोई एक्सीडेंट हो गया तो how would the leaders of that country know it was an accident and not an act of sabotage by the enemy, or that a missile had not landed from the other side? तो ये सारी जो उनके बीच में एक तरीके से जो क्वेश्चंस रहते थे हमेशा, या टेंशंस जो थी उनके दिमाग में, वो हमेशा से ही इनके दिमाग में रहते थे, और इसलिए उन्होंने दूसरी साइड को क्या किया, मिसअंडरस्टैंड कर लिया था। ठीक, क्योंकि कोल्ड वॉर में सिचुएशन ही ऐसी थी कि वो हमेशा से ही ये समझ ही नहीं पाए कि दोनों जो कंट्रीज हैं वो वॉर को रोकना ही चाहती हैं। हमेशा वो क्या थी, क्योंकि सुपर पावर का एक उनके दिमाग में था कि हमें सुपर पावर जो अकेले का एक बनना है, वर्ल्ड पे क्या करना है, राज करना है, ठीक है, दुनिया पे। तो उस वजह से ये सारी चीजें उनके दिमाग में हमेशा से चलती ही रहती थी। ठीक है, इन टाइम therefore the US and the USSR decided to collaborate in limiting। लेकिन फाइनली उन्होंने क्या किया, ये डिसाइड किया, देर आए दुरुस्त आए जिसे हम कहते हैं, कि दोनों सुपर पावर्स ने ये डिसाइड किया कि अब वो क्या करेंगे, कोलैबोरेट करेंगे और लिमिट करेंगे और एलिमिनेट करेंगे सर्टेन काइंड्स ऑफ न्यूक्लियर एंड नॉन न्यूक्लियर वेपन्स। ठीक है, लिमिट करेंगे, रोकेंगे, और किन्हीं न्यूक्लियर या फिर नॉन न्यूक्लियर जो उनके वेपन्स है उसको वो क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे, एलिमिनेट करेंगे। अ टेबल ऑफ बैलेंस ऑफ वेपन्स दे डिसाइडेड कुड बी मेंटेन थ्रू आर्म्स कंट्रोल। आर्म कंट्रोल से उन्होंने एक टेबल ऑफ बैलेंस जो है वेपन्स का उन्होंने एक तरीके से तैयार किया, जिससे कि आर्म्स कंट्रोल से वो क्या करें, उनको मेंटेन कर पाए। ठीक है, स्टार्टिंग इन द 1960s द टू साइड्स साइंड थ्री सिग्निफिकेंट अग्रीमेंट्स। ठीक है, 3 इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट जो था 1960s में उन्होंने साइन किया दोनों कंट्रीज ने, दैट इज द यूएसएसआर एंड द यूएसए विद इन अ डेकेड। दीज वेयर द, पहला क्या था, लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी। अब ये जो लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी क्या है, एक तरीके से बैन करना था उनको टेस्ट वेपन्स जो टेस्ट करते थे ना, जैसे कि एटमॉस्फेयर में उनको अगर लग रहा है कि इसको टेस्ट करना है, अगर कोई एटमॉस्फेयर वाला न्यूक्लियर वेपन है तो उस एटमॉस्फेयर में टेस्ट करते थे, अंडर वाटर में टेस्ट करते थे, या फिर हम बोल सकते हैं कि आउटर स्पेस में टेस्ट करते थे। तो उसके लिए उन्होंने एक लिमिटेड बैन ट्रीटी जो था उसको इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, एक एग्रीमेंट बनाया कि इसको हम लिमिट करेंगे। ठीक,
न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी एंड द एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी। ठीक है, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। ठीक है, इसमें क्या होता था, प्रिवेंट करते थे स्प्रेड ऑफ द वेपन्स। ठीक है, जो वेपन्स वगैरह स्प्रेड करते थे ना, उसको उन्होंने बचाना स्टार्ट किया, मतलब प्रिवेंट करना स्टार्ट किया। एंड वेपन्स टेक्नोलॉजी टू प्रमोट टू कॉर्पोरेशन इन द पीसफुल यूजेस ऑफ द न्यूक्लियर एनर्जी। मतलब कि अगर न्यूक्लियर एनर्जी को उनको यूज भी करना है ना, तो पीसफुल तरीके से वो कैसे करें। ठीक है, तो ये भी एक उनके एग्रीमेंट में था। और जो तीसरा है एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी में क्या था कि आर्म्स जो कंट्रोल्स थे दोनों कंट्रीज के बीच में, उसको उनको कैसे लिमिट करना है, ये जो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी थी, ये इसमें इन्होंने अपना एक पूरा एजेंडा जो था तैयार किया था। ठीक, तो ये जो इंपॉर्टेंट आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे कलरफुल उसमें लिखा है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन सी 3 आपकी ट्रीटी थी जो कि साइन हुई थी। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं कि कौन सा 3 एग्रीमेंट था, इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट, जो कि इन दोनों सुपर पावर्स के बीच में साइन हुआ था। तो आपको ये जो तीनों है, ये आपको लिखना पड़ेगा अपने आंसर में। ठीक है, देयरफॉर द सुपर पावर्स हेल्ड सेवरल राउंड्स ऑफ आर्म लिमिटेशंस टॉक एंड साइंड सेवरल मोर ट्रीटीज टू लिमिट देयर आर्म्स। इस वजह से उन्होंने क्या किया, आर्म्स जो लिमिटेशन बातचीत की, कॉन्वर्सेशन किया, और उन्होंने साइन किया बहुत सारे ट्रीटीज भी उसमें साइन की, जिसमें कि उन्होंने लिमिटेशंस ऑफ द आर्म्स के बारे में लिखा था, बात किया था कि कैसे हम क्या करेंगे, आर्म्स को लिमिट करेंगे दोनों ही कंट्रीज में। ठीक है, तो ये एक बोल सकते हैं बहुत ही बड़ा मूव था दोनों कंट्रीज के साइड से, जो कि उन्होंने मूव जो है वो आगे बढ़ाया, स्टेप फॉरवर्ड हुए, और वो ये जो एग्रीमेंट था इसको साइन करते हुए एक तरीके से बोल सकते हैं कि कोल्ड वॉर का जो प्रेशर था वो अब क्या हुआ, दोनों कंट्रीज के बीच में कम हो गया। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को हम करते हैं यहीं पे एंड। हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और आगे इस चैप्टर को करेंगे कंप्लीट। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड डू रिवाइज ऑल दिस। ठीक है, तो मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें और जरूर से जरूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। बाय बाय।